बात करते हैं हम कि एक रिटायरमेंट लेने के बाद उससे पहली सुविधा क्या मिलती है। जी हाँ, पहली सुविधा पेंशन मिलना। ठीक है, दूसरी सुविधा की बात करें कि अगर हम बात करें दूसरी सुविधा की, तो अंतिम पेंशन फायदे की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे पेंशन का 50% कम्यूटेशन दिया जाता है। सेवा की अवधि के अनुसार उसे ग्रेजुटी दी जाती है। दैट इज आर्म्ड फोर्स इंश्योरेंस क्लेम के हिसाब से परिवक्ता राशि की जानकारी दी जाती है। और अवकाय भुगतान की भी जानकारी दी जाती है पूरी। तो एक पेंशन, अंतिम पेंशन जो मिलती है उसके फ़ायदों के अनुसार उसे 50% का कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, एजीआई और अवकाय, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कि हमारी बात एक इसके जनरल बारे में। और इसके अलावा हम देखते हैं क्या है, डेट इज़ डीएसओपी एंड एएफपीपी फंड की राशि की जानकारी एक हर सैनिक को लेनी चाहिए। ईसीएचएस कार्ड बनवाना चाहिए और कैंटीन सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। मियादी जमा पर वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाले अधिक ब्याज की जानकारी भी लेनी चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। व्हाट वर द बेनिफिट, ताकि उसका जो फंड है उसको सही जगह पर लगा सके। तो ये सब जानकारी भी होना अति आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि अगर इन केस कोई सैनिक पति एक्सपायर हो जाता है और उसकी विधवा पत्नी को उसके रिगार्डिंग क्या क्या सुविधा सरकार द्वारा मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। यदि मृत्यु सैनिक सेवा के समय नहीं हुई, मतलब कि नहीं हुई और आरोपनीय नहीं है, तो साधारण पारिवारिक पेंशन ही उसका 30% ही मिलता है उसको, लेडी को। और यदि मृत्यु सेना पर आरोपनीय है और सैन्य सेवा के दौरान हुई है, तो अंतिम तनख्वाह के बराबर उसे पेंशन मिलेगी। जो उसकी लास्ट तनख्वाह थी उसके बराबर उसे पेंशन मिलेगी। कुल मिलाकर हमें सीधी बात ये समझनी चाहिए कि जितना भी पारिश्रमिक था उसका 30% देती है गवर्नमेंट, अगर आपके किसी सैनिक की मौत नहीं होती और मतलब कि रिटायरमेंट के बाद उसकी मौत होती है, तो उसकी जो वाइफ होगी उसको जो पारिवारिक पेंशन मिलती है उसका 30% मिलता है। यदि सेना में ड्यूटी करते समय और सेना में उसकी ड्यूटी पूरी करते समय उसकी मौत होती है, तो उसको उसकी आखिरी तनख्वाह के बराबर उसको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है। यदि नियमों के अनुसार अगर हम बात करें कि बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि जिस तरह से पेंशन वृद्धि होती है उसका ये जो भी बढ़ता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेजुटी की जानकारी भी होनी चाहिए। एचए फंड में हमें पता होना चाहिए कि 40 लाख, मतलब एक 33% और 67% का होता है जो फंड, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। 40 लाख का फंड होता है। डीएसओपी और एएफएफपी के में शेष राशि की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, उसका कितना भुगतान है। अवकाश अनुदान की जानकारी भी हमें लेके रखना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो सैन्य केंद्रीय कल्याण निदेश एक बार वित्तीय सहायता जरूर लेनी चाहिए हमें। और आर्थिक स्थिति पर आधारित कष्ट अनुदान की जानकारी भी हमें रखनी चाहिए। वीरता पुरस्कार प्राप्त होने पर नीति के अनुसार राज्य और केंद्र आर्थिक अनुदान लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ ऐसी है जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जानकारी नहीं होती तो हम ऐसी कई सुविधाओं से पीछे रह जाते हैं जो सरकार देती है पर एक आम जनताओं के पास नहीं पहुंच पाती। कुल मिलाकर के इस वीडियो को बनाने का एम केवल यही है कि उन वीरांगनाओं को जिनके पति हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं या देश की सेवा करने के बाद और वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके किसी भी तरीके से उनके परिवार को कोई कष्ट ना हो और उनको उस चीज़ का पूरा लाभ मिल सके। जी हाँ, इसके बाद हम जानेंगे कि अगर युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिक की विधवा के अधिकार और जानते हैं। ये मतलब पारिवारिक पेंशन ये सभी पदों पर संजीवन अंतिम समय की लगाई तनख्वाह के बराबर होती है, हमने जान लिया। सैनिक केंद्रीय कल्याण निदेश में एक बार वित्तीय सहायता की जानकारी होनी चाहिए। और केंद्र सरकार की ओर से एक बार अनुग्रह भत्ता प्राप्त करने की जानकारी भी होनी चाहिए। सरकार की ओर से एक बार वित्तीय सहायता जो मिलती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी आवंटन की जानकारी भी होनी चाहिए जो उनको मिलती है हर वीरगति जो प्राप्त हुए। विभिन्न जितनी भी विक्ष तावलों के अनुसार एक विशेष भत्ता मिलता है जो कि 2000 प्रतिमाह तथा 10+2+3 कक्षा तक भारत के किसी भी संस्थान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक युद्ध में वीरगति के प्राप्त सैनिक की विधवा को अधिकार होते हैं उसके, और अधिकारों के बारे में उसे पता होना चाहिए कि इन अधिकारों के हिसाब से वो अपने सुविधाओं का ग्रहण कर सके। ठीक है, तो उनके बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो अपने बच्चों को 10+2+3 की एक निःशुल्क शिक्षा दे सके, ताकि एक बहुत बड़ा बोझ जो एजुकेशन सेक्टर में होता है वो उसका ऊपर से
हट सकें। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी हमारी जनरल, और इसकी जानकारी होनी चाहिए, एक किसी भी तरीके से हमें भी अवेयर करते रहना चाहिए। और यदि साधारण परिवार पेंशन प्राप्त करता है कि विधवा है, अगर उसका पूर्ण विवाह करा जा रहा है, विधवा के पूर्ण विवाह होने पर उसकी साधारण परिवार पेंशन रोक दी जाती है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर वो दोबारा विवाह कर लेती है, और ये पेंशन उसके सबसे बड़े योग्य पुत्र को प्राप्त की जाती है। अगर उनकी शादी के बाद उनका बच्चा होता है, तो वो पेंशन अब उसकी माँ को ना मिल करके उसके पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र, उसको मिलेगी। फिर भी यदि वह दोबारा विधवा हो जाती है, तो उसका फैसला सरकार किए गए जाने पर होगा कि उसको दोबारा पेंशन दी जा सकती है कि नहीं। अगर फिर भी शादी का दोबारा अगर विधवा हो जाती है, तो उसका पेंशन उसको किसको मिलेगी, वो सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संतानहीन अगर कोई विधवा है का सामान्य परिवार पेंशन उसके पूर्ण विवाह हो जाता है, तो उसे बेशर्त उसके शर्तों के अनुसार मिलने वाले स्वयं आय केंद्र सरकार के जो न्यूनतम परिवार पेंशन के बराबर हो सकती है। और अथॉरिटी जो सेना है, ये अथॉरिटी लेटर है, जिस लेटर के बारे में आपकी बात कर रहा हूँ, इस लेटर पे जाकर के पत्र संख्या, आप पूरी डिटेल जानकारी इसको डाल करके निकाल सकते हो, जो कि 12 नवंबर 2008 की डेट पर पारित किया गया था लेटर। और विशेष परिवार पेंशन प्राप्त विधवा का पूर्ण विवाह, एक और ये भी कहता है कि यदि विशेष परिवार पेंशन प्राप्त करता विधवा पूर्ण विवाह कर लेती है, तो उसे केवल सामान्य परिवार पेंशन दी जाएगी, और विशेष परिवार पेंशन का 50% खर्च बच्चों को देय होता है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक सेवानिवृत्त की मृत्यु के बाद होने वाली विधवा की कार्रवाई, मतलब विधवा को क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि विधवा को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आजकल एक जवान शहीद हो जाता है, उसके बाद उसके पीछे जो उसकी वाइफ होती है, वो जगह जगह ठोकर खाने पड़ते हैं उसे, अपने ही पति के क्योंकि जानकारी नहीं होती, सरकारी दस्तावेज नहीं होते तैयार। उन सभी सरकारी दस्तावेजों को तैयार रखना, उनको सही तरीके से तैयार करना, ताकि आगे उसकी सुविधाओं को फ़ायदा उठा सके। तो इस चीज़ की उसे जानकारी के लिए मैं एक एक पॉइंट लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सबसे मेन क्या है, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जो सबसे मेन है। और इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा जमा के अतिरिक्त 1.28 ब्याज की दर पर विधवा एवं छोटे बच्चों के लिए प्राप्त करने हेतु एजी और ब्रांच सेना नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करें। 1 ब्याज पर विधवा एवं छोटे बच्चों के लिए एजी और ब्रांच मुख्यालय दिल्ली से एक अनुमति प्राप्त कर पत्र लेना पड़ता है आपको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको लेके रखनी होगी, ये जिस तरह से भी कैसी भी मौत उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। और आप प्राकृतिक मृत्यु पर प्राथमिकी दर्ज कराएं अगर आप प्राकृतिक मृत्यु है तो। और एजी ब्रांच को मृत्यु की सूचना दें। पेंशन प्राप्त करने के लिए सिंगल बैंक खाता खुलवाएं अपना खुद का, और इसकी सूचना पीसीडीए इलाहाबाद, पीसीडीए पुणे और ब्रांच को भी भेजें कि अब उसके एक्सपायर होने के बाद आपका सिंगल बैंक के नाम से खाता है। शपथ में एक अपने पहचान शपथ पत्र लें, उसमें अपनी पहचान, कानूनी उत्तराधिकारी और तथा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे मेन है अपनी पहचान संख्या, और जो भी आपके कानूनी उत्तराधिकारी हैं उसकी जानकारी, ये सब भी होना आवश्यक है। फिर है जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड में एक विधवा प्रमाण पत्र के एक प्रार्थना पत्र दें कि आप जिला सैनिक बोर्ड जाएं और उसमें एक विधवा प्रमाण पत्र के तहत अपना एक प्रार्थना पत्र दें। एजी ब्रांच में सेनाधिकारी उधार फंड से पैसा प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बात करी कि मृत्यु का प्रमाण पत्र होना, और एक तरह से अनुमति पत्र लेना दिल्ली के मुख्यालय से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना, और प्राथमिकी अप्राकृतिक मृत्यु की प्राथमिकता दर्ज कराना, एजी ब्रांच में मृत्यु की सूचना देना, पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना खुद का बैंक खाता खुलवाना, शपथ पत्र में अपनी खुद की पहचान, निवास प्रमाण पत्र देना, जिला सैनिक बोर्ड के अंदर जाके पहचान पत्र जमा करना, ये उधार फंड जैसे सभी सुविधा, ये सब जानकारी बहुत आवश्यक जानकारी है। अब हम लास्ट में एक बात आप करना चाहेंगे कि आपके बेसिकली एक अधिकारी की मृत्यु पर वित्तीय प्रभावों को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। अधिकारी की अंतिम यूनिट होती है, वो उसकी जिम्मेदारी लेती है। एजी ब्रांच सेना मुख्यालय जो नई दिल्ली पुणे पीसीडी, वो इसकी जिम्मेदारी लेती है। और निवास स्थान से नज़दीकी रेलवे स्टेशन जिला सैनिक बोर्ड और पीसीडी इलाहाबाद इसकी जानकारी लेती है। ये बैंक तथा पेंशन देय होगी, वो उसकी नज़दीकी कमांड मुख्यालय सैनिक परिवार कल्याण संघ की और आवा अध्यक्ष नई दिल्ली। तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी है। तो हमने इस समय बात ये कर ली कि किस तरीके से हमने कुछ बिंदुओं पर बात करी है,
और बिंदु आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले हमने बात करी इसके अंदर कि किस तरीके से एक विधवा के अधिकार कौन कौन से होते हैं, सेनियर होने पर वित्तीय लाभ की जानकारी के लिए आपको क्या क्या वित्तीय लाभ मिलता है उसकी जानकारी होना, विधवा को क्या क्या अधिकार होते हैं, विधवा का पूर्ण विवाह है तो उस पर क्या होता है, एक विधवा को किस किस के डॉक्यूमेंट लेकर के जाना चाहिए, सब जानकारी होना चाहिए। और इसी से आप जागरूक रहोगे तो ही आप फ़ायदा उठा पाओगे, अपना भी और अपने परिवार का भी। जय हिंद, जय भारत।